बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। और आज है हमारे पास एक्यूमुलेटिव टेस्ट वन। और आप सब लोग जानते हैं कि एक्यूमुलेटिव टेस्ट वन का जो हमारा सिलेबस है वो क्रैश टेस्ट वन और क्रैश टेस्ट टू का कंबाइन है। यानी कि आपकी क्रैश सीरीज के दौरान आपका सिलेबस दो दफ़ा रिवाइज होगा, एक तो क्रैश टेस्ट की सूरत में और दूसरा एक्यूमुलेटिव की सूरत में। और मुझे बड़ी उम्मीद है और यकीन है कि आप सब लोग बड़ी कोशिश कर रहे होंगे, बड़ी मेहनत कर रहे होंगे। डेफिनेटली आपकी मेहनत और कोशिश करने के दिन भी हैं और अच्छे अच्छे नंबर भी ले रहे होंगे। तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो बताते भी रहते हैं अपने मार्क्स, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़े कम आ रहे होते हैं ना, तो वो जानबूझ के नंबर नहीं बताते हैं या अपनी परफॉर्मेंस नहीं बता रहे होते हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस या नंबर छुपाने से आपके नंबर बढ़ नहीं जाने, लेकिन टीचर्स के साथ बात करने पर, टीचर्स के साथ मशवरा करने से, टीचर्स के साथ डिस्कशन करने से ये होगा कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर ही होंगे, बुरे नहीं होंगे। तो बिल्कुल शर्माना नहीं है, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। कोई बात समझ में ना आ रही हो, ना सिर्फ सब्जेक्ट्स के रिलेटेड बल्कि अपने एंट्री टेस्ट से रिलेटेड किसी भी चीज तरह की कोई हेल्प आपको चाहिए हो, कोई गाइडलाइन चाहिए हो, तो आपको पता है टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन 141 से। ही ऑलवेज हैज मी, इस रूल को हम पहले भी काफी दफा करके आए हैं। अब हैज हैव हैड के बाद हमने दो सिचुएशंस पढ़ी हैं। पहली सिचुएशन तो यह है कि हैज हैव हैड के बाद डायरेक्टली थर्ड फॉर्म आएगी, तो ऐसी सूरत में हमारा परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन हैज हैव हैड के बाद या तो कोई पर्सन आ जाए या कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो फिर हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाती है। चेंज कैसे होती है कि पर्सन की सूरत में हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट की सूरत में हमें कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। यानी कि हैज हैव हैड के बाद अगर पर्सन आएगा तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और हैज हैव हैड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। लेकिन अगर हैज हैव हैड के फौरन बाद वर्ब आएगा तो फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर परफेक्ट टेंसेस होंगे हमारे पास। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि हैज के बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, मी। मी का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या आ रहा है, पर्सन। और पर्सन की सूरत में हमने डेफिनेटली वर्ब की बेटे कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो क्या चलेगा, बीटा। ही ऑलवेज हैज मी डू हिज वर्क। तो हैज हैव हैड के साथ अगर पर्सन हो तो फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो तो थर्ड फॉर्म। और यहां पर हमारे पास अल्फा में डिड दिया हुआ है, चार्ली में टू डू दिया हुआ है, डेल्टा में डूइंग लिखा हुआ है, जो तीनों ही किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 142, यू ऑलवेज गेट मी। अब गेट के साथ आपने दो स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं। पहला स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि, और इससे पहले भी आपको पता है कि गेट, गॉट, मेक और मेड ये आपके पास किसके साथ हैं, किस में आपने पढ़े थे, कॉजिटिव वर्ब में, अनयूजुअल स्ट्रक्चर में। तो जहां पर भी गेट और गोट आ जाता है तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। लेकिन अगर गेट और गॉट के साथ पर्सन मेंशन किया जाए, पर्सन मेंशन कर दिया जाए, तो फिर आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, यानी कि फिर आपने इन्फिनिटिव लिखना होता है। जैसे यहां पर है यू ऑलवेज गेट। अब गेट तक की बात तो ठीक है, लेकिन गेट के बाद आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, मी। मी का मतलब है कि क्या मेंशन किया हुआ है, पर्सन मेंशन किया हुआ है। अब जब पर्सन मेंशन किया हुआ है तो फिर हम डेफिनेटली वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर जस्ट गेट और गॉट लिखा हुआ हो तो फिर हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं। पर्सन के साथ हमें क्या लिखनी होती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, अल्फा। ना तो हमारे पास डू हो सकता है, ना डन हो सकता है, ना डूइंग हो सकता है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, टू डू। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 143, ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ड्यूली डैश शुड डैश। अब देखिए हमारे पास लिखा हुआ है ड्यूली डैश। अब जब ड्यूली लिखा हुआ है तो डेफिनेटली यहां पर हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव चाहिए। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ड्यूली कंप्लीटिंग नहीं हो सकता, ड्यूली टू बी कंप्लीटेड नहीं हो सकता, या तो ये होगा ड्यूली कंप्लीटेड चार्ली, और इसी तरह अल्फा में भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटेड। अब हमारे दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, अल्फा भी हो सकता है और चार्ली भी हो सकता है। अब अल्फा और चार्ली में से हम ये देखेंगे कि शुड के साथ क्या आना चाहिए।
अब शुड के साथ या किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ जब हम देखते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन ही बनती हैं। अगर हमारे पास एक्टिव स्ट्रक्चर होता है तो आप सब लोग जानते हैं हमने मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। और अगर हमारे पास पैसिव स्ट्रक्चर हो तो फिर हमने मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी का एडिशन करना होता है और बी के साथ हमें वर्ब की कौन सी बेटे फॉर्म लिखनी होती है, थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमें एक्टिव स्ट्रक्चर चाहिए या हमें पैसिव स्ट्रक्चर चाहिए। अब जैसे ही हम सेंटेंस पढ़ते हैं ना, सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस स्टार्ट होता है ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट से स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट से। और जब सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो तो डेफिनेटली हमारे पास वॉइस कौन सी होती है, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस के लिए हमें शुड के साथ क्या लिखना होगा, बी, और बी के साथ क्या लिखना होगा, थर्ड फॉर्म। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हैंडेड की वजह से क्या होगा, चार्ली। और अल्फा में हम ऐड की वजह से क्वेश्चन को क्या करेंगे, गलत करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, कंप्लीटेड और बी हैंडेड। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 144, शी डैश एज इफ। अब इस सेंटेंस में हमारे पास जो हमारा कीवर्ड है ना, हमारा कीवर्ड है एज इफ। और आप जानते हैं कि जहां पर भी एज इफ आ जाए तो इसका मतलब है हम पास्ट सब्जंक्टिव पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर एक और बात याद रखिएगा। अब हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट्स वो हैं जो हमारे पास रेगुलर पढ़े हैं और जिन्होंने पूरा स्टडी सेशन हमारे साथ हमारे फिजिकली कैंपस में लिया है, और एक वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिकली पूरा स्टडी सेशन हमारे साथ नहीं लिया, उन्होंने हमें टेस्ट सेशन में ज्वाइन किया है। अब टेस्ट सेशन में ज्वाइन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए मैं खास तौर पर ये बात बोलूंगा कि आपको पता है इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जिसमें से क्वेश्चन आते हैं वो क्या है, वर्ब्स हैं। तो आपने लाजमी तौर पर यूट्यूब पर मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। अगर आप सर्च करेंगे इंग्लिश विद सर अजीम तो मेरा यूट्यूब चैनल आएगा, उसमें वर्ब के लेक्चर बड़ी डिटेल के साथ लिखे हुए हैं। तो अगर आपने हमारे साथ फिजिकली पूरा स्टडी सेशन नहीं लिया है तो मैं आपको लाजमी रेकमेंड करूंगा कि उसमें आपने कंडीशनल सेंटेंसेस वाले और अनयूजुअल सेंटेंसेस वाले स्ट्रक्चर वाले लेक्चर लाजमी लेने हैं। वैसे तो रेकमेंड करूंगा कि आप पूरे का पूरा वर्ब पढ़ें वहां से, लेकिन ये दो टॉपिक जो आपने लाजमी वहां से क्लियर कर लेने हैं। तो एज इफ जहां पर भी आएगा इसका मतलब हम कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हम अपनी तीसरी तरह का कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं पास्ट सब्जंक्टिव। अब पास्ट सब्जंक्टिव में आप याद रखेंगे कि एज इफ के बाद तीन सिचुएशन बनती हैं। तीन सिचुएशन इस तरह बनती हैं कि पहली सिचुएशन बनती है स्टेट ऑफ बीइंग के लिए। अगर स्टेट ऑफ बीइंग होगा, कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होगा, तो फिर हम एज इफ के बाद लाजमी सेंटेंस में क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई एक्शन टेक प्लेस हो रहा होगा तो फिर हम सेंटेंस को दो तरह से कर सकते हैं। या तो हम सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनेट में करेंगे यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ करेंगे, या हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे यानी कि हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ करेंगे। और ये डिपेंड करता है सेंटेंस से एज इफ से पहले वाले सेंटेंस में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एज इफ अगर सेंटेंस में आ जाए तो आपने ये देखना है कि उससे पहले कौन सा टेंस दिया हुआ है। अगर एज इफ से पहले सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है तो आपने प्रेफर ये करना है कि आपने उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट लिखना है। और अगर इसके साथ एज इफ से पहले पास्ट टेंस दिया हुआ हो तो फिर आपने कोशिश ये करनी है कि आपने पास्ट परफेक्ट को प्रेफर करना है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एज इफ हमारा कीवर्ड है। अब एज इफ के बाद नोस तो हो नहीं सकता किसी सूरत, हैज नोन नहीं हो सकता, हैज नोन नहीं हो सकता। एज इफ के बाद या तो हमारे पास न्यू हो सकता है या हमारे पास हो सकता है हैड नोन, और वो ऐसा होगा जब हमारे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट किस में होगा, पास्ट में होगा। लेकिन यहां पर हैज एक्टेड लिखा हुआ है। हैज एक्टेड लिखने का मतलब हमारे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट किस में है, प्रेजेंट में है। तो जब फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट में होता है तो हमें एज इफ के बाद सेकंड किस में लिखना होता है, पास्ट इंडेफिनेट में। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा न्यू, और यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा अल्फा।
तो ये जो एज इफ का रूल है इसको अच्छे तरीके से आपने ज़हन नशीन कर लेना है। उसके बाद है क्वेश्चन 145, बाय द टाइम शी अराइव्स वी डैश फॉर ओवर 2 आवर्स। अब एक बात याद रखिएगा, इसमें पहले क्लॉज को किस में ट्रांसलेट किया गया है, प्रेजेंट में। और ऐसा प्रेजेंट में करने की क्या वजह है, वैसे तो ये दोनों बातें फ्यूचर के लिए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इंग्लिश में जब एक ही सेंटेंस की दोनों क्लॉजेस फ्यूचर में आ जाती हैं तो फिर हम दोनों क्लॉजेस फ्यूचर में लिख नहीं सकते। हमें दोनों में से एक क्लॉज को लाजमी तौर पर किस में लिखना होता है, प्रेजेंट में लिखना होता है। तो इसलिए फर्स्ट क्लॉज को किस में लिखा गया, प्रेजेंट में। और ये बाय द टाइम जो है ना, इसका रूल याद रखिएगा, मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का कीवर्ड है आपके पास, कि आपको इस कीवर्ड से पता चलेगा कि आपने कौन सा टेंस लिखना है। अब कहता है बाय द टाइम शी अराइव्स वी डैश फॉर ओवर 2 आवर्स। अब जहां पर भी फॉर और सिंस आ जाता है, आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि आपको टेंस कौन सा चाहिए होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन चूंकि यहां पर बात हो रही है फ्यूचर की, तो यहां पर हमें जो परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए वो कौन से टाइम का चाहिए, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए। इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, वी विल हैव बीन वेटिंग। ना तो हैव वेटेड होगा, ना हैड वेटेड होगा, ना विल वेट होगा। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, विल हैव बीन वेटिंग। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 146, हाउ मैनी एग्स हैव योर हैंड्स डैश दिस मॉर्निंग। अब पहली बात तो यह है कि जहां पर भी हैव आ गया तो इसका मतलब है हमें हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब जब थर्ड फॉर्म लिखनी है तो 3 वर्ड्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं। पहला वर्ड क्या है, लाई, दूसरा वर्ड भी लाई, और तीसरा वर्ड क्या है, ले। पहला वर्ड तो होता है झूठ बोलना, तो इसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास होती है लाइड और लाइड। सेकंड होता है किसी चीज का पड़े हुए होना या लेटना। हमने क्रैश टेस्ट में इस पे बड़ी डिटेल पे बात की थी। तो इसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास होती है ले, और थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है लेन। उसके बाद हमारे पास होता है किसी चीज को किसी जगह पर रखना, किसी चीज को किसी जगह पर छोड़ना, और दूसरी के हमारे पास अंडे देना। मुर्गी का अंडे देना के लिए भी हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ले। और इसका सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होता है, लेड, और थर्ड फॉर्म भी हमारे पास क्या होती है, लेड। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि आपको फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी चाहिए। जैसे हमें यहाँ पर हैव की वजह से पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। अब थर्ड फॉर्म है हमारे पास लाइड, लेन या लेन। अब लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना, इसका मतलब लाइड तो हम लिख नहीं सकते। लेन का मतलब होता है किसी चीज का पड़े हुए होना या लेटना। अब यहां पर एग्स मतलब अंडे देने की बात की जा रही है, तो हम लेन भी नहीं लिख सकते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, लेड। लेन थर्ड फॉर्म है, लेकिन इनकरेक्ट होगी यहां पे। ले या तो सेकंड फॉर्म होती है या फर्स्ट फॉर्म होती है। हमें ना तो सेकंड फॉर्म चाहिए ना फर्स्ट फॉर्म चाहिए, हमें हैव की वजह से यहां पर कौन सी फॉर्म चाहिए बेटे, थर्ड फॉर्म। तो ना ही लाइड, लाइड झूठ बोलना होता है, हमें यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा चाहिए, अंडे देने के लिए थर्ड फॉर्म के लिए लेड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। ये रूल हमने पहले भी पढ़ा, बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा, तो इसको अच्छे तरीके से ज़हन में बिठाना है आपने। उसके बाद है 147, द एग्जामिनर्स मेड अस। अब मेक और मेड ये दोनों भी आपके पास कॉजेटिव वर्ब में शामिल हैं, अनयूजुअल स्ट्रक्चर में हमने पढ़े हैं। और मेक और मेड के बारे में मैंने आपको क्या बोला कि आपने मेक और मेड के 2 स्ट्रक्चर याद रखने हैं। अगर मेक और मेड सेंटेंस में आएगा तो इसके साथ आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सेंटेंस में इससे पहले बी फॉर्म दी गई है तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, फिर आपने इसके साथ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंफिनिटिव लिखना है। और ये बी फॉर्म का मतलब आप समझते ही हैं, बी फॉर्म का मतलब आपके पास क्या होता है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, या बीन और बीइंग। मैंने आपको 2-3 रूल्स के लिए, चूंकि हमने बी फॉर्म की बात की, जैसे हमारे पास यूज टू का स्ट्रक्चर था, हमने उसमें बी की बात की। हमें प्रोनाउन के रूल के लिए बी की पहचान जरूरी थी, तो मैंने इसलिए जहां पर भी बी आता मैं आपको बता देता हूं कि बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। तो अगर सेंटेंस में मेक और मेड से पहले बी फॉर्म आ जाए यानी कि इसका पैसिव स्ट्रक्चर लिखा हुआ हो, तो फिर आपने 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे द एग्जामिनर मेड, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद क्या आ रहा है, मेड आ रहा है।
और इससे पहले कोई बी फॉर्म नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब हमें यहां पर सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए होगी, फर्स्ट फॉर्म। तो हम सेंटेंस कुछ यूं बनाएंगे, द एग्जामिनर्स मेड अस, ना तो शोइंग लिख सकते हैं, ना शोड लिख सकते हैं, ना टू शोइंग लिख सकते हैं, बल्कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज शो। पॉजिटिव वर्ब है और मेक और मेड के बाद आपने याद रखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। और अगर मेक और मेड से पहले बी फॉर्म आ जाए तो फिर आपने इज एम आर वाज वर या बीन और बीइंग लिखना है। इज एम आर वाज वर बीन और बीइंग आ जाए तो फिर आपने 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 148, ग्रेजुअली ऑल ऑफ अस डैश द इंटरनेट। अब ग्रेजुअली ऑल ऑफ अस में आप आर गेटिंग भी लिख सकते हैं, और आर गेटिंग के बाद या आर बिकमिंग के बाद आप आर गेटिंग या आर बिकमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल जो हमारा रूल चलता है वो चलता है अकस्टम टू के साथ। वो किसके साथ चलेगा, हमारा अकस्टम टू के साथ। अब अकस्टम टू में आप देखेंगे पहली 3 ऑप्शन में अल्फा बीटा चार्ली में अकस्टम टू आप समझते हैं ये उन वर्ड्स में से एक है जहां पर हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते, बल्कि हम टू के बाद कौन सी फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। हमारे पास वर्ड से अकस्टम टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, अडिक्ट टू, इसी तरह यूज टू से पहले अगर बी आ जाए तो वो कुछ वर्ड से जो मैंने आपको कहा था कि इनको अच्छे तरीके से रट्टा मार लीजिएगा। तो यहां पर जब आप अकस्टम्ड टू लिखेंगे तो आपने याद रखना है आप यूज नहीं लिख सकते, टू यूज नहीं लिख सकते, बल्कि आपको क्या लिखना है, यूजिंग। और हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। और एज फॉर एज डेल्टा इज कंसर्न, तो डेल्टा में आर गेटिंग यूज टू, आपने यूज टू का रूल पढ़ा कि अगर यूज टू से पहले गेट आ जाए, गेटिंग आ जाए, आर आ जाए तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी होती, फिर आपने कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखना होता है। ये स्ट्रक्चर भी हमारा ठीक होता अगर यूज की जगह पर यूजिंग लिखा हुआ होता। बहरहाल फिलहाल के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो अकस्टम टू यूजिंग चलेगा, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, चार्ली। वो वर्ड्स अच्छे तरीके से रट्टा मार लीजिएगा जहां पर हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते बल्कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। Much as Rome dash rode through Europe in the years of the Roman Empire, British dash railways। अच्छा आप देखें ये जो रूल है ना, ये वही बेसिक रूल है जो मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं कि अगर हम टाइमलाइन ड्रा करें और हम बोलें कि जिस टाइम पर हम मौजूद हैं वो प्रेजेंट है, जो उससे पहले है वो पास्ट है, और जो आने वाला है वो क्या है, फ्यूचर है, तो हम अपने पास्ट को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं नियर पास्ट, और एक को हम क्या बोलते हैं, फार पास्ट। जब एक ही सेंटेंस में 2 काम पास्ट में हो रहे हो, जैसे आप देखें यहां पर एक काम ब्रिटिश ने किया और एक काम रोम ने किया। अब रोम और ब्रिटिश ने दोनों काम पास्ट में किए, लेकिन क्या हुआ कि रोम ने जो काम किया वो किया फार पास्ट में। फार पास्ट में मतलब ये एक्शन पहले हुआ, और ब्रिटिश ने जो काम किया वो कब किया जी, वो नियर पास्ट में, यानी कि वो काम बाद में हुआ। तो हम नियर पास्ट को हमेशा ट्रांसलेट करते हैं, याद रखिएगा किसके साथ, पास्ट इंडेफिनिट के साथ, और हम फार पास्ट को हमेशा ट्रांसलेट करते हैं बेटे किसके साथ, पास्ट परफेक्ट के साथ। तो यहां पर भी हमें वैसे ही करना है जैसे आप 8, 9, 10 क्लास में पढ़ के आते हैं ना, आप दक्यानुसी सेंटेंस पढ़ के आते हैं, ट्रेडिशनल सेंटेंस पढ़ कर आते हैं कि हमारे स्कूल पहुंचने से पहले चपड़ासी घंटी बजा चुका था, तो हम उसकी ट्रांसलेशन करते थे। एक क्लॉज को ट्रांसलेट करते थे पास्ट इंडेफिनिट में, और एक क्लॉज को ट्रांसलेट करते थे पास्ट परफेक्ट में। तो यहां पर भी वैसे ही करेंगे। रोम वाला एक्शन चूंकि फार पास्ट है, तो फार पास्ट की वजह से हम इसे ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो ब्रिटिश ने किया वो उनके बाद किया, तो इसका मतलब वो नियर पास्ट है, और नियर पास्ट वाले को बेटे हम किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। यही वजह है कि हमारा बीटा ऑप्शन बिल्ट ठीक नहीं हो सकता, बिल्ड्स इज बिल्डिंग ठीक नहीं हो सकता, हैड बिल्ट की हद तक डेल्टा ऑप्शन ठीक है, लेकिन वाज बिल्डिंग बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन पास्ट परफेक्ट हैड बिल्ट और पास्ट इंडेफिनिट बिल्ड के साथ जो सही कॉम्बिनेशन है वो कौन सा चलेगा हमारे पास बेटे, अल्फा। तो यहां पर याद रखिएगा पास्ट के कॉन्सेप्ट को। पास्ट 2 तरह के होते हैं, नियर पास्ट और फार पास्ट। अगर 2 एक्शन पास्ट में हो रहे हो तो हमने ये देखना होता है कि पहले कौन सा हो रहा है और बाद में कौन सा हो रहा है। जो पहले हो रहा होगा, जो पहले हो चुका होगा, हम उसे पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, जो उसके बाद में होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 150th, he dash to be shy।
ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। अब कहता है जी वो अपने कॉलेज ड्यूरिंग कॉलेज डेज के दौरान क्या रहा होगा, थोड़ा सा टिमिड रहा होगा, शाय रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है और ऐसा एक्शन है कि जिसमें हमें हम बात कर रहे हैं कोई आदत की, कोई अबंडेंट हैबिट की। तो हम यहाँ पे ही नीड टू तो नहीं लिख सकते कि वो ऐसा तो नहीं कि उसको कॉलेज में शाय बनने की जरूरत थी, या ही और टू या ही कुड के हो सकता है वो ऐसा करता हो। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना बेटे वो कौन सा होगा, ही यूज टू। आप समझते हैं कि हम किसी भी ऐसे एक्शन को जिसको हम बोलते हैं अबंडेंट हैबिट, जो हमारी आदत थी लेकिन बाद में हमने उसको क्या किया, छोड़ दिया कि हमने ऐसा कोई काम जो हम किया करते थे लेकिन बाद में हमने उसको तर्क कर दिया, छोड़ दिया। जैसे हम बोलते हैं वो सिगरेट पिया करता था तो हम बोलेंगे ही यूज टू स्मोक। तो इसी तरह वो अपने कॉलेज डे में, कॉलेज दिनों में शाय हुआ करता था तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, ही यूज टू बी शाय ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 151, हार्डली हैड वी। अब जहां पर भी हार्डली आ जाए और इसके साथ दो वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, दूसरा वर्ड आपके पास कौन सा है, स्कार्सली, या तीसरा वर्ड आपके पास कौन सा है, बेयरली। तो जहां पर भी ये तीन वर्ड में से कोई एक वर्ड आ जाए सेंटेंस के स्टार्ट में, तो आपने पहली बात तो याद रखनी है कि इनके बाद आपने हमेशा इन्वर्जन लिखनी है। इन्वर्जन लिखने का मतलब क्या है कि आपने इनके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है और फिर वर्ब लिखना है। जैसा कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि हार्डली के बाद क्या लिखा हुआ है, हैड, हैड के बाद क्या लिखा हुआ है, वुई, और वुई के बाद हैड की मुनासबत से क्या लिखा हुआ है, रीच्ड। इन्वर्जन लिखी हुई है, यानी कि आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। उसके बाद जब आप लिख लेंगे तो आपने याद रखना है, आप दो तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक आप स्ट्रक्चर बनाते हैं नो सूनर, और नो सूनर का जो आप पेयर बनाते हैं आपने याद रखना है किसके साथ बनाएंगे, देन के साथ। और हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये जो तीनों वर्ड्स हैं आपके पास, इन तीनों का जो पेयर आपने बनाना है वो आपने याद रखना है। वो पेयर आपने बनाना है किसके साथ बेटे, व्हेन के साथ। हार्डली हैड वी रीच द स्कूल, देन नहीं होगा, बगैर देन या व्हेन नहीं होगा। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे व्हेन के साथ चलेगा और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, अल्फा। इन्वर्जन लिखनी है और हार्डली, बेयरली, स्कार्सली के साथ कौन सा पेयर, किसका पेयर बनाना है, व्हेन का पेयर बनाना है। जबकि नो सूनर अगर होता तो नो सूनर के साथ हम पेयर किसका बनाते, देन का बनाते। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 152, माई फ्रेंड डजंट लाइक फिश एंड डैश। अब देखें, जब आप पॉजिटिव रिस्पांस के बाद पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं ना तो आप टू लिखते हैं, और जब आप नेगेटिव रिस्पांस के बाद नेगेटिव देते हैं तो आपने याद रखना है आप आइदर लिखते हैं। लेकिन आइदर आप तब लिखेंगे जब आप सेंटेंस भी, क्लॉज भी नेगेटिव लिखेंगे। जैसे फर्ज करें, मैं बोलता हूं आई डोंट लाइक नॉवेल्स, ठीक है, और मेरा दोस्त कहता है, या मैं यहाँ ई को अगर मैं आई को ही बना दूं तो मैं कहता हूं ही डजंट लाइक नॉवेल्स, आई डोंट लाइक आइदर। तो मैं पूरी बात को दोहराने की बजाय सिर्फ नेगेटिव के बाद नेगेटिव रिस्पांस देने के लिए कौन सा वर्ड लिख देता हूं, आइदर का। लेकिन जब मैं आइदर लिखूंगा ना तो आपने याद रखना, आपने साथ वर्ड कौन सा लिखना है, डोंट लिखना है, यानी कि नेगेटिव क्लॉज लिखनी है। तो यहां पर जैसे आप डेल्टा में देख रहे होंगे, आई डू आइदर, आइदर के साथ आप पॉजिटिव क्लॉज नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर ये लिखा हुआ होता आई डोंट आइदर तो फिर हम इसको जरूर किसी ना किसी तरह कंसीडर करते, लेकिन आइदर के साथ पॉजिटिव क्लॉज आपने नहीं लिखना। आई डू तो होगा नहीं, फिर एक नेगेटिव हो जाएगा और एक पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके बाद आपने याद रखना है, जब भी आप नाइदर के साथ स्टार्ट करेंगे क्लॉज को तो आपने नाइदर के बाद याद रखना है क्या लिखनी होती है, इन्वर्जन लिखनी होती है। और अगेन इन्वर्जन का मतलब क्या है कि आपने पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है और फिर क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। जैसे यहां पे नाइदर आई डू नहीं लिखेंगे आप, बल्कि आप क्या लिखेंगे, नाइदर डू आई। आप इस सेंटेंस को दो तरह से ठीक कर सकते हैं, माई फ्रेंड डजंट लाइक फिश एंड आई डोंट आइदर।
अगर आप आइदर के साथ करना चाहेंगे तो आपको क्लॉज क्या लिखनी होगी, नेगेटिव। और अगर आप नाइदर के साथ करना चाहेंगे तो फिर आपको इन्वर्जन लिखनी होगी और आप लिखेंगे नाइदर डू आई। तो फिलहाल के लिए हमारे पास इन चार ऑप्शन में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो कौन सी है बेटे, बीटा। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 153, इफ आई डैश। अब जैसे ही इफ आ जाता है तो हमें फौरन पता चलता है कि हमारा सेंटेंस डेफिनेटली कौन सा है, कंडीशनल। और 6 कंडीशनल स्ट्रक्चर हमारी आंखों के सामने आने चाहिए, जो 4 कंडीशनल है और उसके बाद 2 मिक्स्ड कंडीशन के हैं। और हम सेकेंड क्लॉज अगर देखेंगे, आई वुड हैव हिच हाइक्ड। अब जब सेकेंड क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हमें फर्स्ट क्लॉज को मुकम्मल करने के लिए पास्ट परफेक्ट चाहिए। और जब हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए तो इसका मतलब हमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी है तो हैव अकेला नहीं आ सकता, हैड अकेला आएगा तो फिर ये पास्ट परफेक्ट नहीं बनेगा, बल्कि ये क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट। हम अपने क्रैश की डिस्कशन में बड़ी डिटेल के साथ इस पर बात करके आए हैं। हमने डिफरेंट जो पेयर थे वो बनाए थे। जैसे हमने कहा हैज कभी नहीं हो सकता, हमने कहा हैव नहीं हो सकता, हमने कहा कभी भी हैड हैज नहीं हो सकता, और हमने कहा कभी भी हैड हैव नहीं हो सकता। ये वो स्ट्रक्चर थे जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाँ जी, अगर एग्जिस्ट कर सकते हैं तो हैव के साथ हैड जरूर एग्जिस्ट कर सकता है और हैड के साथ हैड जरूर एग्जिस्ट कर सकता है। अदरवाइज कोई अकेला स्ट्रक्चर, कोई दूसरा कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पर हैव हैड लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर ठीक है लेकिन ये पास्ट नहीं है बल्कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन हमें यहां पर अपने स्ट्रक्चर की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए नहीं, हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए, जो कि हमारे पास क्या बनता है, हैड बनता है। यानी कि हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा और साथ हैड क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर, मेन वर्ब के तौर पर। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद है हमारे पास बेटे क्वेश्चन 154, वी डैश द जॉब इफ। अब अगेन इफ आ गया तो इसका मतलब बगैर किसी कोशिश के, तगदो के हमें समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कंडीशनल। और जब ये कंडीशनल स्ट्रक्चर है तो इफ के साथ लिखा हुआ है वी हैड बीन टोल्ड। वी हैड बीन टोल्ड का मतलब है पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है। तो हमें इस क्लॉज को मुकम्मल करने के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए होगा वो चाहिए होगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा, आप करेक्ट ऑप्शन में आप देखेंगे अल्फा में वुड फिनिश लिखा हुआ है, वो यहाँ पे किसी तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है। वुड भी फिनिश भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कुड भी फिनिश एक्सेप्टेबल नहीं है। अब मैंने आपको ये बात भी बोली थी कि याद रखिएगा, इस वुड को ज़हन में ना बिठा लीजिएगा। इस वुड के वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, माइट के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं, शुड के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं, कुड के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं, मस्ट के साथ और टू के साथ। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए, क्योंकि जैसे कंडीशनल ज़हन में आता है ना तो बच्चों के ज़हन में 2 चीजें आती है। मैं आपको शुरू से ये बात बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली चीज आती है इफ और दूसरी चीज आती है वुड। तो हमारा दिमाग हमें इस बात पर इंसिस्ट करता है कि हम लाजमी तौर पर उस क्वेश्चन को ठीक करें, उस ऑप्शन को ठीक करें जिसमें वुड आता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जरूरी नहीं है। इस वुड के वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं जैसा कि इस ऑप्शन में किया गया है। बीटा ऑप्शन में वुड हैव फिनिश्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहां पर वुड को रिप्लेस किया गया किसके साथ, अनदर मॉडल ऑक्सिलरी कुड के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास चलेगा यहां पे बीटा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 155, शी डैश ऑल आफ्टरनून येट शी कंप्लेन्स ऑफ अ हेडेक। अब कहता है उसने सारी दोपहर क्या किया है, आराम किया है। अब जब उसने सारी दोपहर सारा आराम किया तो डेफिनेटली हम उसको किसके तौर पर लेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगी वो बेटे कौन सी आएगी, हैज बीन रेस्टिंग, हैड रेस्टेड, इज रेस्टिंग, हैव रेस्टेड का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 156,
डैश यू एवर डैश बाय टीचर बिफोर। अब जैसे ही बिफोर का वर्ड आ जाता है ना, तो आपको फौरन समझ आना चाहिए कि आपको कौन सा टेंस चाहिए। आपको परफेक्ट टेंस चाहिए, और परफेक्ट टेंस में आपको यहां पर अगर आप देख रहे होंगे, डिड स्कोल्ड, आर स्कोल्डेड, हैव बीन स्कोल्डिंग, हैव बीन स्कोल्डेड, तो पहली बात तो ये कि हैव बीन स्कोल्डिंग तो यहां पर किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कोई टेंस नहीं बनेगा। अब वो कहता है बाय द टीचर। अब जैसे हम बाय द टीचर पढ़ते हैं ना, तो हमें फौरन समझ में आ जाती है कि हमें स्ट्रक्चर भी कौन सा चाहिए, पैसिव चाहिए। अब हमें परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर चाहिए, और परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर किसमें लिखा हुआ है, डेल्टा ऑप्शन में, हैव बीन स्कोल्डेड। जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब हैव लिखेंगे, पैसिव बनाने के लिए बीन लिखेंगे, और बीन के साथ हम थर्ड फॉर्म के लिए क्या लिखेंगे, स्कोल्डेड। तो हमारे पास थर्ड फॉर्म के साथ, हैव के साथ, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। डिड स्कोल्ड पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, और एक्टिव वॉइस है, हमें एक्टिव वॉइस चाहिए नहीं। आर स्कोल्डेड पैसिव वॉइस जरूर है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, जिसकी हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बिफोर हमें ये बताएगा कि हमें परफेक्ट चाहिए, और बाय द टीचर हमें बताएगा कि हमें क्या चाहिए, पैसिव चाहिए। तो एक्चुअली हमें परफेक्ट चाहिए, हमें पैसिव चाहिए परफेक्ट का, जिसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हैव बीन स्कोल्डेड। उसके बाद बेटे हमारे पास क्वेश्चन है 157, दे डैश टू टीच अदर सिंस दे क्वारल्ड। अब जैसे ही सिंस आ जाता है, जैसे ही सिंस आ जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि सिंस और फॉर के साथ हमें कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए होता है। तो जब हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए होता है, तो सेम सिंपल सी बात, हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस दिया हुआ है, हैव नॉट बीन टॉकिंग, हमें हैज नॉट टॉक्ड, डू नॉट टॉक, हैव नॉट बीन टॉक्ड। हमें कोई और टेंस के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, जब हमें डायरेक्टली परफेक्ट कंटीन्यूअस दिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, दे हैव नॉट बीन टॉकिंग टू ईच अदर सिंस दे क्वारल्ड। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, डेल्टा। उसके बाद हमारे पास है 158। अच्छा आप देखें, ये जो क्रैश टेस्ट, जो एक्यूमुलेटिव टेस्ट है ना, इसमें मैंने आपको थोड़ा सा ट्विस्ट दिया। ट्विस्ट इस तरह दिया कि मैंने आपके साथ एक काम करने की कोशिश की, जिसको हम बोलते हैं माइंड और ब्रेन स्टॉर्मिंग। माइंड और ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या है कि मैंने आपको वो क्वेश्चन दिया जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मतलब आप तो यही मूड बनाकर बैठे थे कि सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने आपको सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन नहीं दिया। मैंने आपको 3 क्वेश्चन दे दिए सिनोनिम्स के, या सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन वो दिए हैं जो कि आप बगैर कोई वोकैब याद किए अपने IQ लेवल से, अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे 158 में पूछा कि फुली का आपको क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है। अब फुली का ऑपोजिट बताने के लिए आपको बैकग्राउंड में किसी वोकैब को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिए हैं कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि अगर पेपर में कोई ऐसा वोकैब का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसको बड़ी तहम्मुल मजाजी के साथ, आराम सुकून के साथ, पीस ऑफ माइंड के साथ, कामनेस के साथ आप उसको अपने IQ लेवल से, एनालिटिकल रीजनिंग से सॉल्व कर सकते हैं। ये याद रखिएगा। अगर आप उस वर्ड पे थोड़ा गौर करेंगे, ऑप्शंस पे थोड़ा गौर करेंगे, आप उसकी मॉर्फोलॉजी पे, मीनिंग पे गौर करेंगे, तो बिलीव मी यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो आप परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, आपने दिल नहीं छोड़ना। ऐसा ना हो कि जैसे ही अभी क्वेश्चन आया तो आप दिल छोड़ दें, ये तो बताया नहीं था, ये तो हुआ नहीं था, ये तो किया नहीं था। ये सारे ब्लेम करने की बजाय, ये सारा काम करने की बजाय, अगर आप अपना फोकस क्वेश्चन को सोल्व करने पे करेंगे, तो बिलीव मी बाय गॉड आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर जाएंगे। तो जैसे अभी आप यहां से मैंने आपसे 158 में आपसे पूछा कि फुली का ऑपोजिट क्या है। अब फुली का ऑपोजिट हरीडली या स्कार्सली या प्रोबेबली, अभी हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबली या लाइकली तो हो नहीं सकता किसी सूरत भी। अब प्रोबेबली और लाइकली तो दोनों सेम मीनिंग वर्ड है, शायद की सूरत में इस्तेमाल होते हैं। अब फुल का ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, स्कार्स। अब स्कार्सली वर्ड आपने पढ़ा होगा। स्कार्सली का मतलब आपके पास क्या होता है, बेयरली, हार्डली किसी चीज का, बमुश्किल किसी चीज का एग्जिस्टेंस, ठीक है। लेकिन फुली का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ। तो फुल ऑफ का जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो आपके पास क्या होगा, स्कार्सली। याद करने वाला नहीं है, सोचने वाला है, दिमाग पर जोर देने वाला है, दिमाग की बत्ती जलाने वाले हैं
इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन 159, क्विटर। अब ये जो क्विटर नियरली मीन्स का मतलब है, मैंने आपसे इसके बारे में क्या पूछा कि मैंने आपसे कहा कि मुझे इसका सिनोनिम बता दें। अब क्विटर का वर्ड निकलता है क्विट से। क्विट का मतलब क्या है? छोड़ना। और क्विटर का मतलब क्या है? छोड़ने वाला। छोड़ने वाले का मतलब क्या है कि वो बंदा जो हार मान जाता है, जो बुज़दिल होता है, जो बात को छोड़ देता है, मुकाबले को छोड़ देता है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से हट जाता है। तो जैसे क्विटर का सिनोनिम इग्नोरेंट तो कभी भी नहीं हो सकता, हॉटी तो कभी भी नहीं हो सकता। हॉटी तो हम किसको बोलते हैं? प्राउडी को बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास ब्रूट हम किसको बोलते हैं? ब्रूट हम जालिम को बोलते हैं। वो भी यहां पर किसी तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है। यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा बेटे वो कौन सा चलेगा? कॉवर्ड। जिस तरह क्विट से वर्ड हमारे पास बनता है क्विटर, इसी तरह कावर्ड का मतलब क्या होता है? वो बंदा जो कमजोर होता है, जो बुज़दिल होता है, जो जल्दी हार मानने वाला होता है, उस बंदे को हम क्या बोलते हैं? कॉवर्ड बोलते हैं। तो क्विटर का जो मीनिंग होगा, जो सिनोनिम होगा, वो हमारे पास क्या होगा? कॉवर्ड। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पेपर में अगर कोई इस तरह का सिनोनिम दिया जाएगा तो बिलीव में अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे, थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जलाएंगे, कानों की खिड़कियां खोलेंगे, आंखों के रोशनदान को ऑन करेंगे, बल्ब चलाएंगे, तो यकीन करें आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर जाएंगे। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन 160 जो कि हमारे टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन भी है, ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी वर्ड आप पढ़कर आए हैं, मिस्टर चिप्स में आपने पढ़ा कि वो ऑर्थोडॉक्स था, वो ट्रेडिशनल था। और ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल का क्या मतलब होता है? वो बंदा जो अपनी ट्रेडिशन या अपनी कस्टम्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, जो चेंज का हामिल नहीं होता, जिसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं होता चेंज, ठीक है, जो हमेशा किस पे चलने की कोशिश करता है, जो हमेशा कस्टम पे रहता है, जो हमेशा ट्रेडिशन पे रहता है, जो लकीर का फकीर होता है, हम उस बंदे को क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्सी। उस रवैये को हम ऑर्थोडॉक्सी बोलते हैं, उस बंदे को हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। तो 160 के साथ हमारा जो टेस्ट की डिस्कशन है वो मुकम्मल होती है। आई होप सो, आई बिलीव सो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो बेटे आई विल बी हेयर ऑलवेज एनी टाइम फॉर माई एनी बेटा और बेटी, बगैर किसी परेशानी के। आपको पता है कि आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगली बात यह है कि मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। जिंदगी के मेहनत करने के दिन है, कोशिश करने के दिन है। लगे रहें, डटे रहें, करते रहें। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती और अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। जब आप इस यकीन और ईमान के साथ मेहनत करेंगे कि अल्लाह ताला मेरी मेहनत जाया नहीं करेगा, तो बिलीव मी आप कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे होंगे, कामयाबी आपकी तरफ आ रही होगी। विश यू ऑल दी बेस्ट। अच्छे अच्छे से नंबर लेने हैं, अच्छी अच्छी सी तैयारी करनी है। अल्लाह हाफिज बेटा।